हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि भाई अभी आपका एग्ज़ाम नहीं है तो आप रुक जाओ पढ़ने के लिए, नहीं। आप डेली बाय डेली प्रैक्टिस करते रहो और अपनी पढ़ाई जारी रखो, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है HMWB बैंकिंग एग्ज़ाम में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं संजय कुमार मौर्य आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सिलेक्शन का होम्योपैथ, जिसमें मैं आपको अर्थमेटिक के मिक्स्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूँ ताकि आपकी अर्थमेटिक जो है वो इम्प्रूव हो सके और आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। और ये तभी पॉसिबल होगा जब आप ढेर सारी प्रैक्टिस करते हैं। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपकी स्पीड इम्प्रूव नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने पढ़ लिया तो मे बी आ सकता है आपको, लेकिन जब आप डेली बाय डेली प्रैक्टिस करते हो ना तो क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझ में आ जाता है कि दिया क्या है, पूछ क्या रहा है और करना कैसे है, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे और आप अपनी स्पीड इम्प्रूव करते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ये। आप इसे पढ़िए, कम से कम 2 बार पढ़िए। मैं यही कहता हूँ ना, हर रोज कहता हूँ मैं कि कम से कम आप क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए और फिर इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आप इसे सॉल्व जरूर कीजिए, चाहे जितना टाइम लगे वो अलग की बात है। लेकिन ये है कि जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको आपकी गलतियां पता चलती हैं, ठीक है। और वो गलतियां जो है आप अगली बार नहीं करोगे, ऐसा माइंड जो है जान जाता है। तो चलिए आप करिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। तो चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ। अब मेरी बारी बताने की, तो मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है, ठीक है। कह रहा है एक व्यक्ति ने 25% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर कुछ धनराशि जो है उधार ली और उसे 4500 रुपए की 3 समान किस्तों में चुकाया। उसके द्वारा दिया गया कुल ब्याज कितना है, ठीक है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 25% है। एक साल में 25% उसको देना पड़ेगा, लेकिन वो 3 समान किस्तों में, मतलब कि 4500 4500 4500 के 3 समान किस्तों में वो क्या करता है, पैसा पूरा देता है। तो वो पूछ रहा है कि ब्याज उसने कितना दिया, 3 साल में ब्याज कितना दिया। तो चलिए क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारा कोई अमाउंट है, तो हम मान लेते हैं हमारा अमाउंट एक्स था, ठीक है। टोटल अमाउंट, टोटल प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल हमारा जो था वो एक्स। पहले साल उसने कितना दिया, 4500 दिया। फिर अगले साल उसने कितना दिया, फिर 4500 दिया। फिर तीसरे साल उसने 4500 दिया। 3 साल में 4500 दे करके उसने क्या किया, कर्जा पूरा कर दिया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, सॉल्व करने से पहले हम एक तरफ लेके जाते हैं। या तो हम 4500 को इधर लेके आए सारा, और हम यहाँ से क्या निकाल लें, प्रिंसिपल निकाल लें। या फिर हम देखें कि 3 साल बाद टोटल अमाउंट कितना देना पड़ेगा, ठीक। तो हम क्या करते हैं कि अगर हम यहाँ मान लीजिए कि तीसरे साल ने 4500 दे दिया, ठीक। अगर मैं यहाँ पे 4500 न देता दूसरे साल के लास्ट में, तो अगर यही मैं 4500 तीसरे साल के लास्ट में देता तो हमें क्या देना पड़ता है भाई, एक ईयर की ये है बात चल रही है, एक ईयर इनके बीच की बात चल रही है, एक ईयर इनके बीच चल रही है, ठीक। तो अगर 4500 मैं यहाँ ना देता तो एक साल बाद देता तो भाई कुछ ना कुछ तो ब्याज देना पड़ेगा ना। 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है तो 25% तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से ब्याज देना पड़ेगा। तो आपको पता है कि कितना देना पड़ता, अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल 1 + R/100 × टाइम, यही तो होता है।
ठीक, तो हमें 1 साल बाद कितना देना पड़ता? अभी तो मैं 4500 दे रहा था भाई, 4500 प्रिंसिपल हमारा हो जाएगा और 1 साल में क्या दे, कुछ 25% ब्याज भी तो देना पड़ेगा इसका, तो हमारा अमाउंट कितना हो जाता भाई? ये 4500 तो है ही है हमारा। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ ना देता और तीसरे साल के लास्ट में देता तो कितना देता? 4500 प्रिंसिपल 1 प्लस 1 साल का ब्याज भी तो देता। तो अब कंपाउंड इंटरेस्ट का है तो मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दिया। तो आर का मान कितना है? 25/100। टाइम कितना है भाई? 1 साल। यहाँ तो 1 ही साल है ना, तो ये हमारा कितना हो जाता? ठीक, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब ये हो गया हमारा तीसरे साल। अगर ये मैं 4500 जो मैं पहले साल के लास्ट में दे रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे 4500 न देता, तो अगर मैं यही तीसरे ईयर के लास्ट में देता तब कितना देता? 4500 ये तो था ही, लेकिन 2 साल का ब्याज भी तो देना पड़ेगा हमें। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात चल रही है, अगर 4500 हमारा प्रिंसिपल हो गया तो 2 साल का ब्याज कितना होगा? 1 प्लस भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट 25% है, 25/100। टाइम कितना है? 1 साल 2 साल, तो हमें कितना देना पड़ता? इतना। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 3 साल में हमें टोटल कितना देना पड़ जाता भाई? तो 4500 4500 4500 कॉमन कर लेते हैं भाई, जोड़ रहे हैं। ठीक है, 4500 अगर कॉमन कर लिया तो यहाँ ऊपर क्या बच जाता है? 1। यहाँ कितना बचेगा? ये 25 चौका 100। यहाँ कितना? 25 चौका 100। तो यहाँ कितना बचता? 4 1 का 4, 4 1 5। तो यहाँ कितना बचता? 5/4। ठीक, और प्लस यहाँ कितना बचता भाई? 4 1 का 4, 4 1 5, तो स्क्वायर हो जाता 25/16। तो हमें कितना देना पड़ता भाई? 3 साल बाद कितना देना पड़ता अमाउंट हमें? इतना। तो 4500, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा? इसका एलसीएम कितना होगा? 16। यहाँ पे 16 हो जाएगा। 4 को 16 में 4 से भाग दिया तो कितना होगा? 5 25। ठीक, तो सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 16 हो जाएगा हमारा। यहाँ पे कितना होएगा? 4 पंचे 20 और प्लस 25/16। सॉल्व कर लो। 4500 गुणते ये कितना होएगा? 61/16। ठीक, तो हमें 3 साल बाद कितना देना पड़ता? इतना देना पड़ता। तो अब हमसे पूछ रहा ना कि ब्याज कितना दिया हमने, तो भाई हमें तो प्रिंसिपल पता होनी चाहिए तब ना हम बताएं। अमाउंट तो हमें 3 साल बाद इतना देना पड़ता, प्रिंसिपल हमें पता नहीं है। तो हम प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या करेंगे? हमारा प्रिंसिपल अगर ये है, अगर मैं इसको डायरेक्टली 3 साल बाद देता तो कितना देता? तो प्रिंसिपल हमारा एक्स हो गया और 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है भाई? 25%/100 इंटू टाइम कितना है? 3 साल बाद। 3 साल बाद कितना देता हम अमाउंट? ये अमाउंट में 3 साल बाद कितना देता है ये? ठीक, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना होगा? 25 चौका 100 एक्स, ये कितना हो जाएगा? 4 1 का 4, 4 1 5, 5/4 3 बार है तो 5/4, 5/4 एंड 5/4 3 बार लिख सकते हैं कि नहीं? तो ये भी अमाउंट है। अगर देखा जाए तो 3 साल बाद हम इतना अमाउंट देते और 3 साल बाद हमारा अमाउंट कितना आया है? हमने इतना दिया है। तो दोनों क्या है? 3 साल बाद के अमाउंट है, तो दोनों आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे? तो हम क्या करते हैं? बराबर कर देते हैं इनको। तो x गुणते 5/4, 5/4 एंड 5/4 बराबर कितना? ये 4500 गुणते 61/16। तो 4 चौका 16 कैंसिल और 5 25। अगर इसको मैं लिखना चाहूँ तो कितना लिख सकता हूँ? 45 इंटू 100 लिख सकता हूँ भाई 4500 को। तो 5 25, यहाँ पे 4 आ गया, ये 5 9 45, तो 9 चौका 36, ये 4 इधर जाएगा तो x बराबर कितना आएगा? 9 और 4 चौका 16 और गुणते 61, इतना आया हमारा। ठीक, अब ये कितना हो जाएगा? सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना होगा? 16 9 144 और गुणते 61। अब इसका गुणा कर देंगे तो कितना आएगा हमारा? 144 और कितना होगा? 6 चौके 24, 6 चौक 24 2 26, 6 का 6, 6 2 8, 4 8 और कितना है ये? 7 8। मतलब कहने का अर्थ हमारा प्रिंसिपल कितना आ गया? प्रिंसिपल हमारा आ गया
कितना, x बराबर 8784 रुपये में क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया। तो हमसे पूछा क्या है भाई, ब्याज पूछा है ना, ठीक। तो हमने दिया कितना है, यहाँ से ये अमाउंट हमारा निकलता, तो हमने दिया कितना भाई, 4500 यहाँ दिया है, 4500 यहाँ दिया है और 4500 यहाँ दिया है। तो हमने टोटल दिया कितना भाई, अमाउंट हमने कितना दे दिया टोटल, 45 दुना 90 दुना 135, 13,500 रुपये हमने दिया है। और हमने, हमारा प्रिंसिपल कितना था, प्रिंसिपल हमने लिया कितना था भाई, 8784 रुपये। तो हमने ब्याज कितना दे दिया, इंटरेस्ट कितना दिया भाई। अगर हम 13,500 में 8784 घटा दें तो हमें मिल जाएगा ना, हमने कितना भाई, प्रिंसिपल हमने लिया कितना था 8784, अब तक दिया कितना भाई 4500, 4500 के 3 किस्त में हमने दिया, तो 13,500 दिया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 84, सॉरी 8784 है ये, ठीक। तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ हमारा आएगा 16, एक किधर गया था, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 747, इधर कितना 4716 रुपये हमने क्या दिया, इंटरेस्ट दिया। कितना दिया, 4716 रुपये हमने क्या दिया, इंटरेस्ट दिया। तो ये हमारा जो था वो प्रॉपर बेसिक मेथड था। प्रॉपर बेसिक मेथड आप कह सकते हो कि प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप मैंने समझाने की कोशिश की और आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए मैं दूसरा मेथड बताता हूँ, रेशियो मेथड, ठीक। और मोस्टली क्या होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट की जब बात की जाती है तो ये जो है रेशियो मेथड काफ़ी कारगर, मतलब अच्छा होता है, सॉल्व करने में आसानी होती है, ठीक है। तो चलिए रेशियो मेथड देख लेते हैं। तो हमने क्या किया, एक साल में हमें क्या कितना दिया 4500, फिर दूसरे साल हमने कितना दिया 4500, फिर तीसरे साल हमने कितना दिया 4500 दिया। तो एक बात बताइए कि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है तो हम प्रिंसिपल एंड अमाउंट का रेशियो नहीं बता सकते, प्रिंसिपल एंड अमाउंट का रेशियो तो बता ही सकते हैं भाई, यही तो प्रिंसिपल एंड अमाउंट का रेशियो क्या होगा। एक साल में अगर 25% का मान कितना होता है, 1/4 होता है। अगर हमारा प्रिंसिपल 25 है तो अगर हमारा प्रिंसिपल 4 है तो एक साल में कितना होगा भाई, 4 का 25% कितना, 1। तो एक ब्याज मिला, 4 प्रिंसिपल 1 ब्याज मिला, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो ये कितना हो जाएगा अमाउंट 5। तो यही तो हमारा है कितना, 4 और 5 का रेशियो मिल गया प्रिंसिपल एंड अमाउंट का। अब 2 साल की बात कर लेते हैं, 2 साल में कितना होगा प्रिंसिपल एंड अमाउंट का रेशियो। एक साल में 4 से 5 हो रहा है, दूसरे साल भी क्या होगा 4 से 5 ही होगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट की बात चल रही है। तीसरे साल कितना होगा प्रिंसिपल एंड अमाउंट का रेशियो, भाई एक साल में 4 से 5, दूसरे साल में 4 से 5, तीसरे साल में भी क्या होगा 4 से 5 हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 चौक 16 चौका 64, ठीक। यहाँ पे कितना 5 पचे 25 पंचे 125 आ गया। यहाँ पे कितना आया 4 चौका 16 और 55 25। यहाँ पे कितना है 4 5 का तो रेशियो है ये है, ठीक। तो एक बात बताइए कि जो मैं ये 4500 दे रहा हूँ, ये क्या 4500 क्या है हमारा, ये हमारा जो 4500 है वो है, इसमें ब्याज भी होगा और प्रिंसिपल, कुछ ना कुछ प्रिंसिपल भी होगा और ब्याज भी होगा। तो कहने का अर्थ क्या हो गया, ये अमाउंट है एक साल बाद। तो यहाँ पे अमाउंट हम एक साल बाद कितना दे रहे हैं 5 यूनिट, तो 5 यूनिट बराबर हम कितना दे रहे हैं 4500। तो 5 यूनिट का मान 4500, तो 4 यूनिट का मान कितना होगा भाई, 4 यूनिट का मान कितना होगा, देखा जाए तो 4 यूनिट का मान कितना होगा 9 चौका 3600। तो हम ब्याज कितना दे रहे हैं, देखा जाए तो एक ही यूनिट तो दे रहे हैं जो कि है कितना 900। ब्याज कितना दे रहे हैं हम 900, इंटरेस्ट पहले ही हमने कितना दिया 900। तो यहाँ पे भी हम 4500 दे रहे हैं, तो ये क्या है, इसमें प्रिंसिपल भी होगा एंड इंटरेस्ट भी होगा, जाहिर सी बात है। तो कहने का अर्थ ये क्या है, हमारा अमाउंट ये भी है, अमाउंट ये भी है। तो ये कितना है 2500 बराबर कितना हम दे रहे हैं 4500, हमारा 25 यूनिट बराबर 4500। तो हमें ब्याज चाहिए ना, हमसे ब्याज पूछा है, तो ब्याज कितना है, यहाँ पे देखा जाए तो 9 यूनिट है ब्याज। तो अगर एक यूनिट का मान कितना है हमारा 25 चौका 100 मतलब 180, एक यूनिट का मान 180 आया यहाँ। तो 9 यूनिट का मान कितना हो जाएगा हमारा
162 मतलब 16,20 रुपये। यहाँ पे इंटरेस्ट कितना हमें मिल गया? 1620 रुपये। अब यहाँ पे कितना है? यहाँ पे भी तो वही है, यहाँ पे भी तो हम क्या दे रहे हैं? ब्याज दे रहे हैं और प्लस प्रिंसिपल दे रहे हैं कुछ ना कुछ। तो हमारा कितना है? यहाँ पे भी अमाउंट है, ये भी अमाउंट है, तो कितना हो जाएगा ये? 4500। 125 यूनिट का मान 4500, ठीक। तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा भाई? 4500 बटा 125, तो कितना होगा? 4,936। कितना होगा? एक यूनिट का मान 36। तो हम ब्याज कितना दे रहे हैं यहाँ पे? प्रिंसिपल हमारा 64 था, तो हमारा ब्याज कितना हो गया भाई? 36 प्लस कितना? यहाँ पे देखा जाए तो 36 प्लस 25 तो 61 हम क्या दे रहे हैं? 61 क्या दे रहे हैं? ब्याज हम यहाँ पे दे रहे हैं। तो एक यूनिट का मान 36, तो 61 यूनिट का मान हमारा कितना हो जाएगा? 36। अरे यार सॉरी, मैं अपने आप को गायब कर लेता हूँ, ठीक। तो यहाँ पे 61 यूनिट का मान कितना हो जाएगा भाई? 36 गुणित 61। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो ये कितना होगा? 6 छः 36, 3 39, 3 6 3 18, 3 21, 2196 रुपये का इंटरेस्ट यहाँ दिया हमने तीसरे साल में। तो हमसे पूछा क्या है? कुल इंटरेस्ट। भाई पहले साल में हमने दिया 900 रुपये इंटरेस्ट, दूसरे साल में दिया कितना? 1620 रुपये, 1620 रुपये इंटरेस्ट, ठीक। और तीसरे साल 2196। तो टोटल इंटरेस्ट कितना दे दिया हमने? टोटल इंटरेस्ट कितना दे दिया भाई? पहले 2196 दिया तीसरे साल, दूसरे साल कितना? 1620 दिया, पहले साल कितना दिया? 900। तो जोड़ लो इसे, 16 9 2 11 6 1 7, ठीक। 7 9 16 1 17, यहाँ कितना हो जाएगा? 4 4716 रुपये हुआ। कौन सा सही है हमारा? ये बी वाला, ठीक। तो समझ में आ गया होगा, बहुत हार्ड नहीं था, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा आपको एफर्ट डालना पड़ेगा इस पर, आप बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। मैं आ जाता हूँ सामने, ठीक है। तो चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। तो कह रहा है एक गांव में 40% जनसंख्या जो है महिलाओं की है और 30% पुरुष हैं, और जो बाकी बचते हैं वो अन्य हैं, ठीक है। महिलाओं में से 20% साक्षर हैं और पुरुषों में से 30% निरक्षर हैं, मतलब एजुकेटेड हैं अनएजुकेटेड हैं। यदि गांव में साक्षर पुरुष और साक्षर महिलाओं, मतलब एजुकेटेड पुरुष और एजुकेटेड महिलाओं की कुल संख्या दे रखी है कितना? 1044। तो निरक्षर पुरुष मतलब अनएजुकेटेड पुरुष और वयस्क जनसंख्या के बीच का अंतर बताना है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हम मान लेते हैं हमारा कितना है? 100x। टोटल क्या है? 100x उनकी गाँव की जनसंख्या है, जिसमें से बोल रहा है कि 30% क्या 40% क्या है? फीमेल हैं। तो फीमेल हैं तो 100x का 40% कितना होगा भाई? जाहिर सी बात है कि 40x होगा, ठीक। अब आगे कह रहा है कि 30% क्या है? मेल है। 30% क्या है? मेल है। तो 100x का 30% कितना होगा? 30x। ये बात आपको याद रखनी है कि उसने ये नहीं बोला है कि शेष का या रिमेनिंग का, जब तक ना बोला जाए तब तक हम क्या करते हैं? टोटल से ही निकालते हैं उनका। अब आगे कह रहा है कि बाकी जो बच गए हैं वो कितने हैं? वयस्क हैं, अडल्ट पुरुष हैं। तो कितने हैं भाई? 40x फीमेल हो गए, 30x मेल हो गए, टोटल कितना था? 100। तो बचे कितने? 30x अडल्ट हो गए,
ठीक, इतना मिल गया। अब कह रहा है कि महिलाओं में 20% साक्षर है, तो इसमें 20% क्या है, एजुकेटेड है, एडुकेटेड है। तो अगर 20% एजुकेटेड हैं तो 80% क्या होंगे, अनएजुकेटेड होंगे। तो 40 का 20% कितना होगा भाई, जाहिर सी बात है कितना होगा, 8x। 40x का 20% कितना होगा, 20% का मान कितना होता है, 1/5। तो ये कितना हो गया, 8x। तो 8x निकल आया। अगर 40 में 8x पढ़े लिखे हैं तो कितने हैं, 32x। जाहिर सी बात है कि अनएजुकेटेड है, अनएजुकेटेड। ठीक, अब आ जाते हैं पुरुष में। पुरुषों में 30% निरक्षर हैं, मतलब बोल रहा है कि 30% अनएजुकेटेड है, अनएजुकेटेड है। तो कितना, 70%। जाहिर सी बात है कि एजुकेटेड होंगे। तो 30x का 30% कितना होगा, 30 त्रिका 9, 9x होगा। तो 9x ये हो गया, तो 21x क्या होंगे, पढ़े लिखे होंगे, एजुकेटेड। ठीक, अब हमें दिया है कि यदि गांव में साक्षर पुरुषों और साक्षर महिलाओं, मतलब एजुकेटेड पुरुष एजुकेटेड महिलाओं की संख्या दे रखी है। तो हमारी एजुकेटेड पुरुष कितने हैं, 21x। एजुकेटेड महिलाएं कितनी है, तो टोटल कितना हो गया ये, 29x। बोल रहा है कि ये कितने हैं, 1044। तो ये भी हमारी क्या है, एजुकेटेड हैं दोनों। 29x हमारा आया, लेकिन ये कह रहे हैं नहीं, 1044 हैं। तो दोनों तो भाई एजुकेटेड ही हैं। तो x का मान यहाँ से निकल आएगा, कितना होगा, 29 × 87। ठीक, और 36, x का मान कितना आ गया, 36 आ गया। तो पूछ क्या रहा है, तो निरक्षर पुरुष, तो अनएजुकेटेड पुरुष ये हो गए हमारे। और वयस्क की संख्या के बीच का अंतर, तो अंतर कितना है इनके बीच का अंतर, भाई कितना है, 30 में से 9x गया तो कितना, 21x का अंतर पूछ रहा है। तो 21x का मान हमें पता है कितना, 36। तो ये कितना होगा, 36 × 72, 720, और 36 756 होगा। कितना, 756। कौन सा सही है हमारा, ये सी वाला। ठीक है, समझ में आ गया होगा। जैसा जैसा कहता जाए वैसा वैसा करते जाइए, ऐसे क्वेश्चन में काफ़ी हार्ड नहीं होता। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, तो चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ, मेरी बारी है बताने की। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, कह रहे अनीता के 2 भाई हैं, अंकित और अनिल। अंकित और अनिल की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 3 और 2 है। किसकी बात हो रही है, अंकित की और अनिल की। प्रेजेंट एज का इनका रेशियो दे रखा है कितना, 3 और 2 का रेशियो दे रखा है। ठीक, अगर मैं मान लूँ कि अंकित की एज कितनी है, 3x है, और अनिल की 2x ईयर है, 2x ईयर, 3x ईयर एंड 2x ईयर। अब आगे कह रहा है कि साथ ही 6 वर्ष बाद अनिल की आयु और 3 वर्ष बाद अंकित की आयु का अनुपात। फिर से 6 वर्ष बाद किसकी, अनिल की, और 3 वर्ष पहले अंकित की। अंकित की आयु का अनुपात कितना है, 2 और 3 का। तो यहां से हमें प्रेजेंट एज पता है कि नहीं, यहाँ से प्रेजेंट एज इनकी पता है। तो अनिल कह रहा है 6 वर्ष बाद, अगर प्रेजेंट एज 2x ईयर है हमने माना है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंट एज 6 साल बाद एज कितनी होगी इनकी, तो 2x + 6 हो जाएगा। भाई प्रेजेंट एज ये है तो 6 साल बाद कितनी होगी, इतनी होगी। और अंकित की कितनी होगी, 3 साल पहले कह रहा है, तो प्रेजेंट एज 3x है, तो 3 साल पहले कितनी, इतनी होगी। और इनका रेशियो दे रखा है कितना, अनिल और अंकित की एज का रेशियो दे रखा है कितना, 2 और 1 का। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। भाई ये भी हमारा क्या है, 6 साल बाद का एज है। ठीक, और ये भी क्या है, हमारा 6 साल के बाद का रेशियो है।
तो 6 साल बाद अंकित तक देखा जाए तो कितना है 2x + 6 और कितना है ये 3 साल पहले अंकित का 3, रेशियो कितना है इनका 2:1। भाई इनके 6 साल बाद और 3 साल पहले का रेशियो ये है और दिया इतना है तो हमने क्या रख दिया। अब सॉल्व कर लेते हैं, इसका गुणा इधर इसका गुणा इधर, तो ये कितना हो जाएगा 2x + 6 बराबर कितना 6x - 6, इसका गुणा इधर किया। तो अब क्या करते हैं 2x को इधर लाते हैं और 6 को इधर ले जाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा भाई 2x इधर आएगा तो घट जाएगा तो 4x हो जाएगा, इधर कितना 12। तो x का मान हमारा कितना आ गया, जाहिर सी बात है कि x का मान हमारा कितना आ गया 3। ठीक, तो अंकित अब x का मान हमें पता चल गया तो अंकित की प्रेजेंट एज बता नहीं सकते हम, कितना होगा 3 चौके 12, सॉरी 3 त्रिक का 9, और इसकी कितनी होगी 3 त्रिक का 6 ईयर, 3 दूनी 6 सॉरी 3 दूनी 6 ईयर, ये कितना 9 ईयर। तो अब आगे आ जाते हैं, कह रही है कि अनीता की वर्तमान आयु जो है अंकित और अनिल की वर्तमान आयु के योग का 3 गुना है। तो अंकित और अनिल का योग कितना है 9 6 15, तो अनीता की प्रेजेंट एज कितना होगी भाई, इनका 3 गुना कह रही है तो 3 गुना कितना होगा 9 6 15, तो यहाँ 45 साल, कितना हो गया 45 साल। अंकिता की प्रेजेंट एज कितनी होगी 45 साल। अब हमसे पूछा है तो 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद अनीता की आयु, 5 वर्ष बाद अनीता की आयु और 4 वर्ष बाद अनिल की आयु, 4 वर्ष बाद अनिल की आयु के बीच का रेशियो बताना है। तो अनीता की आयु कितनी है प्रेजेंट 45, 45 5 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, और अनिल की 4 साल बाद अनिल की अभी कितनी है 6 साल, 4 साल बाद कितना हो जाएगा 6 4 10, तो ये रेशियो कितना आ गया 5:1 का, कितना रेशियो आ गया 5:1 का। तो कौन सा सही हमारा ये सी वाला। ठीक, तो समझ में आ गया होगा, जैसा जैसा क्वेश्चन में कहता जाए वैसा वैसा करते जाइए, आपका आंसर आपके सामने होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। ठीक है, तो चलिए टाइम स्टार्ट होता है आपका अब। तो चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ, अब मेरी बारी है बताने की, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। ठीक है, कह रहा है ए अपनी दक्षता के 30% पर कार्य करता है, उतना ही कुशल है जितना बी अपनी दक्षता के 25% पर कार्य करता है। कह रहा है कि जो ए है वो अपना 30% इफिशियंसी के साथ काम करता है और उतना ही काम करता है जितना बी अपनी 25% इफिशियंसी के साथ काम करता है। तो हमने मान लिया कि ए की इफिशियंसी ए है, बी की बी मान लिया, और कोई है सी की सी मान लिया, तीनों की इफिशियंसी हमने वही मान ली। ठीक है, तो अगर ए की इफिशियंसी ए है, अगर ये 30% इफिशियंसी के साथ वही कार्य कर रहा है, ठीक, तो और बोल रहा है कि बी की इफिशियंसी हमने बी माना, अब ये अपनी इफिशियंसी का 25% कार्य कर रहा है, तो दोनों सेम कार्य कर रहे हैं, ये भी वही कार्य कर रहा है, ये भी, तो क्या होंगे बराबर होंगे। तो ए और बी का रेशियो मिल जाएगा हमें, कितना होगा 5 छक्के 30 5 25, तो ये कितना होगा, बी को उधर लाएंगे 6 को उधर ले जाएंगे तो कितना आएगा, ए बराबर 5 बी बराबर 6, इतना आ गया हमें। ठीक, अब आगे कह रहा है वही बी अपनी दक्षता के 25%, अब दूसरी कंडीशन दे रखा है, बी अपनी दक्षता का 25% पर उतना ही कुशल है जितना सी अपनी दक्षता का 40% पे है। तो अब काट देते हैं भाई, परसेंटेज तो कट ही जाएगा दोनों तरफ, 5 हम 25 5 अट्ठे 40, तो बी एंड सी का रेशियो कितना आ गया भाई, सी को इधर लाएंगे 5 को इधर ले जाएंगे तो क्या आएगा हमारा, बी बराबर 8 एंड सी बराबर कितना 5। अगर ऐसा कंडीशन हो कि बी गुणित 5 आ रहा है सी गुणित 6, तो आपको अगर रेशियो डायरेक्ट अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो
डायरेक्ट आप कैसे कर सकते हैं कि बी जो होगा 8 होगा, सी जो होगा 5 होगा, उसके नीचे ऐसे लिख दीजिए। ठीक, क्योंकि करेंगे तो सी को इधर लाएंगे और 5 के इधर ले जाएंगे, तो बी बटा सी बराबर कितना 8/5 होगा। बी बटा सी बराबर कितना 8/5 हुआ। तो बी के जो बी के सामने जो रहे उसके नीचे वो लिख दीजिए, और सी के सामने जो रहे उसके नीचे वो लिख दीजिए, शॉर्टकट तरीका। ठीक है, तो चलिए बी एंड सी सबका मिल गया हमें रेशियो। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये बात है ए और बी, यहाँ पे 5 और 6 है, यहाँ पे बी और सी 8 और 5 है। तो ये देखिए बी तो एक ही है ना भाई, इफिशियंसी अलग अलग कहाँ से हो सकती है हमारी, इफिशियंसी इनकी अलग अलग कहाँ से हो सकती है, बी तो एक ही है, यहाँ पे 6 यहाँ पे 8। तो हम क्या करते हैं कि बी की इफिशियंसी बराबर करते हैं। तो बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 8 और 6 देख लेते हैं एलसीएम कितना है, वही तो होगा। तो कितना होगा 8 3 24। अगर इसमें मैं 4 का गुणा कर दूं और इसमें कितना, सॉरी इसमें 3 का गुणा कर दूं तो क्या हो जाएंगे, ये भी 24 ये भी 24। अगर यहाँ 4 का गुणा किया है तो यहाँ भी हमें 4 का करना पड़ेगा, यहाँ 3 का किया तो यहाँ भी। तो अब कितना आ जाएगा हमारा ए और बी का रेशियो 20 और कितना 24, यहाँ कितना आ जाएगा 24 और कितना 15। अब डिलीट कर सकते हैं नहीं, अब भाई इनको क्या करते हैं मर्ज कर सकते हैं, ए बी और सी को मर्ज कर सकते हैं कि नहीं, 20 24 और कितना 15, क्योंकि यहाँ भी 24 यहाँ भी 24, अब तो मर्ज कर सकते हैं। तो 20 24 और 15 के आगे इनकी एफिशिएंसी का रेशियो मिल गया हमें। ठीक, कह रहा है यदि ए और बी मिलकर एक कार्य को 7.5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो ए और बी की इफिशियंसी कितनी है भाई, ए और बी की इफिशियंसी कितनी है 44। तो टोटल वर्क बराबर क्या होता है हमारा, पता ही है, इफिशियंसी इनटू टाइम। यहाँ पे टोटल वर्क कितना मिल जाएगा भाई, इफिशियंसी दो लोगों की बात कर रहा है ए और बी की, तो ए और बी की इफिशियंसी कितनी है 44। ठीक, और टाइम कितना 7.5 घंटे, तो टोटल वर्क आ गया। अब पूछ रहा है टोटल वर्क, अब यही काम अगर सी अकेले कार्य करे तो कितने दिन में करेगा, तो सी की टाइम अकेले देखा जाए तो कितना होगा भाई, टोटल वर्क हमें पता चल गया कितनी है 44 गुणित 7.5, काम यही करना है। अब इफिशियंसी कितनी है भाई, अगर हमें टाइम चाहिए तो हम क्या करेंगे, टोटल वर्क में टाइम से भाग दे, एफिशिएंसी से भाग दे देंगे। तो सी की इफिशियंसी में पता है कितनी है 15, तो 15 25 75 कितना है 0.5, और ये कितना होगा 44 का 0.5 मतलब कितना आधा, तो कितना होगा 22 डे, कितना होगा 22 डेज। कौन सा सही है हमारा, ए वाला। ठीक है, तो समझ में आ गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, सबसे पहले आप इसे ध्यान से पढ़िए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मेरा यही सजेशन है आपसे कि आप गलत सही जो भी करिए लेकिन खुद से सॉल्व जरूर कीजिए, अगर आपको अपनी स्पीड इंप्रूव करनी है तो। नहीं करनी है तो आप देखते रहिए, बस देख के आप स्किप करते बढ़ते रहिए। तो चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ, अब मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, कह रहा है कि P और Q की वर्तमान आयु का योग 21 वर्ष है। 4 वर्ष पहले Q की आयु P की 3 वर्ष बाद की आयु से 2 वर्ष अधिक थी। जब P और Q की आयु का योग 31 वर्ष होगा तो उस समय R की आयु Q की आयु की आधी होगी। तो R की वर्तमान आयु बतानी है। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया, P की वर्तमान आयु P मान लिया, Q की वर्तमान आयु Q मान लिया, और R की वर्तमान आयु को R मान लिया। प्रेजेंटेज इनकी हमने वही मान लिया जो दिया है इनकी। तो कह रहा है P और Q की वर्तमान आयु का योग, तो P की प्रेजेंटेज P हमने माना है, Q की प्रेजेंटेज Q माना है, और इनका योग कितना है 21 वर्ष है। अब आगे कह रहा है कि 4 वर्ष पहले Q की आयु, तो अभी तो उसकी प्रेजेंटेज कितनी है Q की, Q है, तो 4 वर्ष पहले कितनी होगी Q-4। अब आगे कह रहा है कि P की 3 वर्ष बाद, तो P की प्रेजेंटेज P है तो 3 वर्ष बाद कितनी होगी P। कह रहा है कि
पी के 3 वर्ष बाद की आयु से 2 वर्ष अधिक है। कौन अधिक है भाई? क्यू वाला। अगर ये अधिक है तो अगर मैं इसमें भी 2 जोड़ दूं तो ये क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर हो जाएंगे। भाई ये 2 ज़्यादा था तो हमने इसको भी 2 दे दिया ना, तो अब तो बराबर हो गए। तो अब सॉल्व कर लेते हैं। तो क्यू माइनस पी बराबर कितना हो जाएगा? ये 4 इधर जाएगा तो 3 2 5 4 9 आ गया। यहाँ पे देखा जाए तो क्यू प्लस पी है। अच्छा पी प्लस क्यू लिखो, चाहिए क्यू प्लस पी कितनी है? 21 है। तो 1 और 2 अब तो सॉल्व कर सकते हैं ना। रख दीजिए क्यू माइनस पी बराबर कितना? 9। तो सॉल्व कर लीजिए। पी से पी कैंसिल, 2q बराबर कितना? 30। तो q बराबर 15। तो p बराबर कितना आ जाएगा हमारा यहाँ? 15 6 21। ठीक। आगे बोल रहा है कि जब p और q की आयु का योग 31 वर्ष होता है। तो एक बात बताइए कि p और q का आयु 31 वर्ष कब होगा? जब 5 साल ये बढ़ेगा और 5 साल ये बढ़ेगा, तभी तो होगा 5 साल बाद। देखा जाए तो ये 5 साल बाद कितना होगा? प्रेजेंट एज ये है इनकी। 5 साल बाद देखा जाए तो 5 साल दोनों जुड़ेंगे ना, तो ये कितना होगा? 20 साल। और ये कितना होएगा? 5 6 5 11। तब नहीं 31 साल हो गया। तो कितने साल की बात कहानी बात हो रहा है? 5 साल। तो कह रहा है 5 साल बाद। तो उस समय आर की आयु प्रेजेंट आयु कितनी हमने मानी? आर। तो 5 साल बाद एज कितनी होगी? आर प्लस 5। कह रहा है क्यू की आयु की आधी होगी। तो उस टाइम क्यू की आयु 5 साल बाद कितनी होगी? क्यू प्लस 5 प्रेजेंट एज प्लस 5 की आधी होगी। तो हमने क्या कर दिया? ये आधी होगी तो हमने इसको आधी कर दिया, तो बराबर हो गए अब तो क्यू का मान हमें प्रेजेंट एज पता है कितना है हमारा? 15। अब 5 साल बाद कितना? तो 5 जोड़ दिया हमने, 2। तो ये कितना हो गया हमारा? 15 5 20 बटा 2 बराबर कितना? 10। तो यहाँ में कितना मिल गया? आर प्लस 5 बराबर कितना? 10 साल। तो आर बराबर कितना मिल जाएगा हमें? 5 ईयर। तो आर की प्रेजेंट एज हमने आर मानी थी ना, तो आर की प्रेजेंट एज कितनी आ गई? 5 साल। तो कौन सा सही है हमारा? सी वाला। ठीक, समझ में आ गया? तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में जो जो कहता जाए वो करते जाइए, आपका आंसर आपके सामने होगा। ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है? तो चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ, मेरी बारी बताने की। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है? कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी, उस पर 20% का अंकन मूल्य मतलब मार्कअप बढ़ाया और फिर उसे 15% की छूट देकर बेच दिया। यदि वह वस्तु को 10% अधिक मूल्य पर खरीदता, उस पर पहले की तरह 20% का मार्कअप करता और फिर 10% की डिस्काउंट देता, तो दोनों मामलों में इसमें 2 कंडीशन दे रखा है। ठीक है? तो दोनों मामलों में लाभ का कुल योग जो है 270 रुपये होता। जब उसने वस्तु को 10% अधिक पर खरीदा था, तब उसका क्रय मूल्य कितना था? अब क्वेश्चन पढ़ते ही अगर आपने बार बार क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा या सॉल्व नहीं किया होगा, तो इतना लंबा देख करके आप कंफ्यूज हो जाओगे और इसको स्किप कर दोगे। तो ऐसा नहीं करना है, इसीलिए मैं कहता हूँ क्वेश्चन को बार बार पढ़ने के लिए। ठीक है? तो जो जो कहता जाए वो करते जाइए आप। तो 2 कंडीशन दिया उसने, बोला ना एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी, उस पर 20% का मार्कअप किया। ठीक है? तो एक बात बताइए कि 20% का मार्कअप मतलब जानते ही हैं कितना होता है? 1/5। तो खरीदा मतलब कितना? कॉस्ट प्राइस। अगर कॉस्ट प्राइस हमारी 5 है तो उसका 20% मार्कअप किया मतलब 20% कितना? 5 का 20% मतलब 1 मार्कअप किया मतलब अब मार्क प्राइस हमारा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 5 से 1 बढ़ा दिया तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ हमें क्या मिल गया? मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस का रेशियो मिल गया।
तो हमारा मार्क प्राइस कितना है 5 और कॉस्ट प्राइस कितना है, सॉरी उल्टा लिख दिया हमने। तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना था 5 और मार्क प्राइस कितना हो गया हमारा 6। अगर ये कन्फ्यूजन होती है तो आप ऐसे कर लिया करो कि उसने 100 रुपये में ख़रीदा और उस पर 20%, इसका 20% कितना होगा 120। तो अगर कॉस्ट प्राइस हमारी 100 रुपये रही होगी तो उसने मार्क प्राइस कितना भाई 20% इसका बढ़ा दिया तो कितना होगा यही तो 20 पंचे 100 और ये कितना होगा 6, सॉरी ये। ठीक, तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो ये आदत में आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो चलिए ये मिल गया। अब आगे कह रहा है फिर उसे 15% की छूट देकर बेच दिया जाता है तो मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का रेशियो मिलेगा। जैसा कि आप जानते ही हैं कि 15% का मान कितना होता है, जाहिर सी बात है कि 3/20 होता है। ठीक भाई 15 लिखेंगे तो 5 × 15, 5 बीस में 100। तो अब कितने का 15% का डिस्काउंट दे रहा है तो हमारा मार्क प्राइस कितना होगा 20। अब 15% मतलब 3 का डिस्काउंट दे रहा है तो सेलिंग प्राइस हमारी कितनी हो जाएगी 17। तो यहाँ से हमें मार्क प्राइस कितना 20 और सेलिंग प्राइस कितना 17 मिल गया। ठीक, ये हमारी पहली कंडीशन थी, फर्स्ट कंडीशन थी। ठीक, आगे कह रहा है यदि वस्तु को 10% अधिक मूल्य पर खरीदता, तो यहाँ पे हमें क्या है पहली कंडीशन है, तो पहली कंडीशन में तो मार्क प्राइस अलग अलग तो है नहीं, एक चीज़ है ना भाई, यहाँ पे अलग अलग मार्क प्राइस है क्या। लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए तो अलग अलग है, लेकिन बात एक वस्तु के लिए हो रही है तो मार्क प्राइस सेम होना चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे सेम कर देते हैं इनको। तो सेम करने के लिए हम क्या करेंगे 20 और 6 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 60। तो हम यहाँ पे भी 60 बनाना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं 10 का गुणा कर दिया। अगर यहाँ 10 का गुणा किया तो यहाँ भी करना पड़ेगा। ठीक, और यहाँ भी 60 बनाना है तो यहाँ पे कितने का गुणा करना है 3 का, और 3 का गुणा फिर यहाँ करना पड़ेगा। तो अब देखा जाए तो हमारा कितना होगा मार्क प्राइस 60 हो गया, यहाँ पे 60/50, यहाँ पे कितना हो गया 60/50 आ गया। अब हमारा एक कंडीशन की बात हो रही थी, मार्क प्राइस हमारा सेम हो गया, तो अब हम डायरेक्ट मर्ज कर सकते हैं मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। तो रेशियो कितना आ गया हमारा 60/50 एंड कितना 17×51 सॉरी 51। तो ये हमारा रेशियो था। तो हमने मान लिया कि मार्क प्राइस जो हमारा था वो कितना 60x रुपये, ये 50x रुपये, ये कितना है सेलिंग प्राइस 51x रुपये। इतना समझ में आया कि हमने क्या किया, मान लिया कि हमारे पास जो मार्क प्राइस था हमारा 60x था, हमने खरीदा कितने में था 50x में, बेचा कितने में 51x में। अब आ जाते हैं दूसरी कंडीशन में, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन थी। ठीक, इतना मिल गया। कह रहा है यदि वह वस्तु को 10% अधिक मूल्य पर खरीदता। अब सेकंड कंडीशन की, अब जो पहले कास्ट प्राइस थी उस पर क्या कर रहा है कि अगर वही कास्ट प्राइस पे 10% अधिक पे खरीदा होता, तो पहले जिस पे खरीदा उस पर 10% अधिक, तो पहले तो उसने कितने पे 50x खरीदा, तो इसके 10% अधिक पे खरीदा होता तो 10% कितना होता 50 का 10% कितना होता 5। तो मतलब कहने का 50 पे खरीद रहा था, 5 और पर मतलब 55x पे खरीदता। ठीक, और कह रहा है कि उस पर पहले की तरह 20% की मार्कअप प्राइस करता, तो मार्कअप प्राइस करता तो 20% अधिक मार्कअप प्राइस करता, तो इसका 20% कितना होगा 20% कितना होगा भाई 10% 5.5, तो 20% कितना होगा 11, 2 का गुणा हो जाएगा। तो पहले मार्कअप प्राइस कितना, कॉस्ट प्राइस 55x था, 20% इसका 11, तो मतलब मार्क प्राइस कितना हो जाएगा हमारा 66x हो जाएगा। ठीक, अब कह रहा है कि अब हमें मिल गया क्या मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस भी मिल गया। अब आगे कह रहा है कि फिर 10% का डिस्काउंट देता। अब 10% का डिस्काउंट दे रहा है, तो डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, जाहिर सी बात है कि आपको पता है कि डिस्काउंट किस पे दिया जाता है मार्क प्राइस पे। तो 10% का डिस्काउंट देगा तो 66x का 10% कितना होता है 66x का 10% कितना होगा, जाहिर सी बात है कितना होगा 1 0 से 1 0 कैंसिल, 10 से भाग दिया तो कितना 6.6x आया। तो 66x का मार्क प्राइस था और इस पर कितना 6.6x का डिस्काउंट दे दिया, तो अब हमारी सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी, सेलिंग प्राइस हमारी कितनी आ जाएगी भाई। अब 66 में 6 घटाया तो 60,
और फिर 0.6 घटाना है तो कितना आएगा, 59.4x आएगा। ये हमारी कितनी आ गई, सेलिंग प्राइस। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब कह रहा है कि तो दोनों मामलों के लाभ का कुल योग, तो यहाँ पे देखा जाए तो क्या है, कितने का लाभ हो रहा था, x का लाभ हो रहा था, क्योंकि सेलिंग प्राइस 51 है, कॉस्ट प्राइस 50 है। और यहाँ पे देखा जाए तो कितने का लाभ हो रहा है हमें, यहाँ पे देखा जाए तो कितने का लाभ हो रहा है भाई, 55x में खरीदा, 59.4x में बेचा, तो कितने का लाभ हो रहा है, 4.4x का लाभ हो रहा है यहाँ। तो कह रहा है दोनों लाभ, तो यहाँ पे x का लाभ हो रहा था पहले कंडीशन में, दूसरी कंडीशन में 4.4x का लाभ हो रहा है, जो कि बोल रहा है कितना है, 270 है। तो 5.4x बराबर 270, तो x का मान कितना होगा भाई, जाहिर सी बात है कि इसको क्या दशमलव हटाएंगे तो इधर गुणा कर देंगे, तो ये कितना 2700/54, तो 27 दूना 54, 2 50 100, मतलब कितना आएगा 50x का मान। ठीक, कितना आएगा 50 आ जाएगा। x का मान 50 आ गया, तो पूछ रहा है कि उसने वस्तु का 10% अधिक पर खरीदा था, तब उसका क्रय मूल्य, तो 10% अधिक पर किसको खरीदा था, यही तो था 55x, तो 55x का मान पूछ रहा है, तो 55x का मान नहीं बता सकते, 55 गुणित 50, x का मान हमें पता है, कितना होगा 55 25 55 25 275, 1 0 ये, तो कितने में 2750 रुपये में खरीदा था उसने, 10% बढ़ गई तो। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में जैसा जैसा कहता जाए वैसा वैसा करते जाइए आप, आपका आंसर आपके सामने होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, तो चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ, क्योंकि बहुत लंबा क्वेश्चन नहीं था इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो कह रहा है ए और बी की आय जो है क्रमशः 25,000 और 30,000, यदि दोनों की बचत समान है और उनके व्यय का अनुपात 4:5 है, तो ए का व्यय कितना होगा। जाहिर सी बात है कि ए बी की बात कर रहा है, इनका इनकम दिया है और बताया है कि एक्सपेंडिचर इनका समान है, सॉरी सेविंग, तो इनकम, ठीक, और क्या एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। इनकम इनकी कितनी है, इनकम इनकी कितनी है, इसकी है 25,000, इसकी कितनी है 30,000, और सेविंग कह रहा है बराबर है, तो हमने मान लिया क्या है, इसकी सेविंग भी x है, इसकी भी सेविंग x है, बराबर है। तो एक बात बताइए कि एक्सपेंडिचर इसका कितना होगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर 25,000 कमा रहा है और 1,000 सेविंग कर रहा है, तो खर्चा जाहिर सी बात है कितना, 25,000 माइनस एक्स, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 30,000 माइनस एक्स। अगर एक्स सेव कर रहा है तो खर्चा भी तो इतना कर रहा होगा, टोटल कमा इतना रहा है। तो बोला है ना कि इनका अनुपात कितना है, 4 और 5 है, तो 25,000 माइनस एक्स, ये एक्सपेंडिचर हो गया ए का, और इसका एक्सपेंडिचर कितना है 30,000 माइनस एक्स, जो कि है कितना 4:5 का रेशियो दिया है, 4:5 का हमने कर दिया। ये भी है, ये भी रेशियो इनका निकाल लिया, इनका रेशियो दिया है, तो हम क्या करते हैं सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका गुणा इधर कर दीजिए, कितना होगा, इसका गुणा इधर कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा ये 125 000 माइनस 5x, इसका गुणा किया तो कितना 120 000 माइनस 4x, 5x को इधर लाएं तो प्लस हो जाएगा, तो x
इधर कितना हो जाएगा 5000। तो x का मान हमें मिल गया कितना 5000। तो हमसे पूछा क्या है ए का व्यय, ए का व्यय कितना है भाई, यही तो है। ए का एक्सपेंडिचर कितना है 25,000 माइनस एक्स, एक्स का मान 5,000। तो कि एक्सपेंडिचर कितना हो गया इसका 20,000। तो इसको सॉल्व करने में क्या ज़्यादा टाइम लगता है क्या, नहीं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, तो चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ, अब मेरी बारी बताने की, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर, 10% रेंट पर और जो रिमेनिंग बच जाता है उसका 10% फिल्म देखने पर खर्च करता है। यदि उसके पास 10,080 शेष बचता है तो उसकी कुल आय कितनी होगी। तो सेम बात तो वही है, मैंने बताया अभी। तो सेम टू सेम जैसा वह कहता जाए वैसे करते जाइए। तो हमने मान लिया, माना कितना है इनकम हमारा, इनकम मान लेते हैं कुछ, ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं इनकम मान लेते हैं। कितना है 100x। कह रहा है कि 20% क्या कर रहा है ये फूड पे खर्च कर रहा है। तो 100x का 20% कितना होगा भाई, जाहिर सी बात है कि 20x होगा 20%। और आगे कह रहा है कि 10% रेंट पे खर्च कर रहा है, किस पे, रेंट पे, किराए पे। तो 100x का 10% कितना होगा 10x होगा। जब तक मैंने कहा ना कि जब तक वो ना बोले कि रिमेनिंग पे या शेष पे, तब तक हम क्या लेंगे पूरी इनकम का। लेकिन अब कहाँ बोला है, यहाँ पे उसने बोल दिया कि शेष आय का 10%। तो भाई 20% वो फूड पे खर्च कर रहा है, 10% उस पे कर रहा है रेंट पे। तो टोटल कितना 10 20 30x, 100x टोटल थी, तो कितना बच गया रिमेनिंग 70x। रिमेनिंग कितना बच गया। अब इस पे आ जाते हैं, बोला है कि शेष का 10%, अब इसका 10% कितना होगा, 10% कितना होगा इसका भाई 7x होगा। 70 का 10% कितना 7x। खर्च कर रहा है किस पे, मूवी पे, मूवी देखने पे। तो अब कितना बच रहा है उसके पास भाई, 70 से 7x मूवी पे खर्च कर दिया तो 63x बच रहा है। और ये क्या कर रहा है, वो सेव कर रहा है। यदि उसके पास शेष इतना बच रहा है रिमेनिंग कितना 63x, लेकिन वो कह रहा है नहीं उसके पास कितना बच रहा है 10,080 बच रहा है। तो 63x बराबर कितना 10,080। अब सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 7 से कर देते हैं, 7 9 63, कितना 7 1 7 3, 30 हो जाएगा, 7 चौक 28, 7 चौक 28 144, 16 9 144 160। तो x का मान कितना आ गया 160 आ गया। हमसे पूछा क्या है, तो उसकी कुल इनकम, कुल इनकम कितनी है 100x, 100x टोटल इनकम। हमने कितना माना था टोटल इनकम 100x, x का मान हमें पता हो गया। तो कितना हो जाएगा 160 का गुणा किया तो कितना हो जाएगा 16,000 हो जाएगा। तो कौन सा सही है हमारा, ये बी वाला। ठीक, तो समझ में आ गया होगा, ये बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे करिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है,
तो चलिए, आपका टाइम समाप्त हुआ और अब मेरी बारी बताने की, तो मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, कह रहा है श्वेता ने राशि जो है ₹X की राशि को 2 बार निवेश किया। पहली बार उसने जब निवेश किया तो 2 वर्षों के लिए 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर, और दूसरी बार उसी राशि को 3 वर्ष के लिए 15% वार्षिक साधारण ब्याज पर किया था। ठीक है, यदि दोनों के अंत में प्राप्त ब्याज का अंतर 490 है तो x के आधे का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, x का आधा मूल्य ज्ञात कीजिए। तो एक बात बताइए कि इसको हम क्या करते हैं कि अगर रेशियो मेथड से करेंगे तो काफ़ी सॉल्व हो जाए, मतलब आसानी होगी थोड़ी। ठीक है, तो हमें पता है कि हम रेशियो मेथड से क्या निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना चाहें 2 साल का, तो हमें क्या पता होना चाहिए, प्रॉफिट एंड अमाउंट का रेशियो हम निकाल सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट की पहले की बात हो रही है, CI की। तो यहाँ पे क्या दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया है और टाइम भी दिया है, तो हम बता सकते हैं ना कि प्रिंसिपल एंड अमाउंट का रेशियो कितना होगा। और जाहिर सी बात है कि 20% का मान 1/5 है। अगर हमारा प्रिंसिपल 5 है तो 1 साल में 20% मतलब 5 का 20% कितना, 1। तो अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा भाई, 1 ब्याज मिल रहा है, 5 प्रिंसिपल है, तो अमाउंट कितना, 6 हो जाएगा। क्योंकि अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो ये कितना हो गया, 5 से 1 साल में कितना हो जाएगा, 6। दूसरे साल भी क्या होगा, 2, 5 से 6। तो यहाँ पे देखा जाए तो कितना हो जाए, 5 × 25 = 36। दी हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो मिल गया। ठीक, यहाँ पे देखा जाए तो कितना ब्याज मिल रहा है, 11 यूनिट का ब्याज मिल रहा है। किस पे, 11 यूनिट का ब्याज। जब प्रिंसिपल 25 था तब मिल रहा था। अगर हमारे पास प्रिंसिपल कितना है, x है, तो ब्याज कितना हो गया हमारा, x का गुणा कर दिया हमने। यही चीज़ हमने बताया है कि कहाँ से आया है। चलिए फिर से बता देता हूँ अगर आपको डाउट हो रहा है। तो भाई यहाँ पे कितना आया है हमारा, 25 और 36 का रेशियो आया है। तो प्रिंसिपल 25 यूनिट बराबर कितना हमारा प्रिंसिपल है, x। ठीक, तो अगर 25 यूनिट बराबर x हमारा प्रिंसिपल है तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा, x/25। तो हमें कितना चाहिए, इंटरेस्ट हमारा कितना मिल रहा है, 11। तो 11 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, x/25 गुणित 11 करेंगे, ये देख लीजिए, x/25 गुणित 11। ठीक है, यही तो करते हैं। तो हमने क्या किया, 11/25 गुणित x किया। कहाँ से आया, समझ में आया। ठीक, तो चलिए मैं इसे मिटा देता हूँ, समझ में आ गया होगा। तो ये आ गया हमारा कितना, 2 साल का CI मिल गया हमें। ठीक, अब 3 ईयर का SI देख लेते हैं। तो आप बताइए कि अगर 1 साल में 15% मिल रहा है तो 3 साल में कितना मिलेगा SI। भाई इस सिंपल इंटरेस्ट में आपको पता है कि सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल पे मिलता है इंटरेस्ट। तो अगर हमारा प्रिंसिपल x है तो 1 साल में 15% मिला तो 3 साल में कितना, प्रिंसिपल का 45% मिलेगा। परसेंटेज को हटाया तो 100 का गुणा किया, तो ये कितना हो गया हमारा, 45x/100। ठीक, ये हो गया हमारा। तो उसने बोला है ना कि यदि दोनों के अंत में ब्याज का अंतर, भाई ये सिंपल इंटरेस्ट मिल गया 3 साल का, ये 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अंतर अब देख लेते हैं, तो अंतर कितना होगा, 45x बटा कितना, 100, और ये कितना हो जाएगा, 11/25x बराबर कितना है हमारा अंतर, 490। तो सॉल्व कर लेते हैं, तो इसका कितना हो जाएगा LCM 100, और ऊपर कितना 45x, 100 में 100 से भाग दिया तो 1 का गुणा ऊपर किया तो वही, और 100 में 25 से भाग दिया कितना, 4 का ऊपर गुणा किया तो कितना, 44x बराबर कितना, 490। ठीक, यहाँ कितना आ गया ऊपर x, 100 का गुणा इधर कर दिया तो कितना हो गया, 49,000 हो गया। कितना हो गया, 49,000। तो हमसे पूछा क्या है, x के आधे का मूल्य। इसीलिए मैं कहता हूँ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। अगर आप झटके में पढ़े होंगे तो ये 49,000 पे टिक मार के चले आएंगे। जो कि आपने इतना टाइम दिया वो सही किया, लेकिन आपने क्या किया कि क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा, तो आपने टिक मार के ये कर दिया। तो पूछा क्या है, x/2 का मान हमसे पूछा। तो x का मान कितना है, 49,000/2 कर दिया तो कितना होगा, 2, 45।
00 कितना हो गया 24,500 रुपये हुआ। तो कौन सा हमारा सही है, ये बी वाला। ठीक, समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, तो चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ। अब मेरी बारी है बताने की, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, कह रहा है पाइप ए किसी टैंक को 24 घंटे में भर सकता है और पाइप बी उसी टैंक को 16 घंटे में भर सकता है और पाइप सी उस टैंक को 8 घंटे में खाली कर सकता है। तो पाइप ए और बी मिलकर टैंक को 9 घंटे में तक भरते हैं और पाइप सी द्वारा उस हिस्से को खाली करने में कितना टाइम लगेगा। कह रहा है कि 3 है पाइप ए बी और सी। ए बी तो भर रहे हैं, सी क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। अब कह रहा है कि ए बी जो है 9 घंटे तक जितना भरते हैं वो सी अकेले कितने देर में उसे खाली कर देगा, वही टाइम पूछ रहा है हमसे। ठीक है, तो यहाँ पे देख, चलिए सॉल्व करते हैं। तो ए कितने घंटे में भर रहा है, 24 घंटे में। तो यहाँ पे हम टाइम, वो कौन सा टाइम लेते हैं, जरा पता है आपको कि हम वो टाइम लेते हैं जिसमें पूरा कार्य हो रहा हो। तो ये 24 घंटे में क्या कर रहा है, पूरे टैंक को भर रहा है। और बी क्या कर रहा है कि 16 घंटे में पूरे टैंक को भर रहा है। और सी कितने टाइम में, बी 16 घंटे में भर रहा है, सी कितने घंटे में, 8 घंटे में खाली कर रहा है। तो भरने वाले को हमने क्या मान लिया, प्लस मान लेते हैं, खाली करने वाले को 8 घंटे माइनस मान लिया। तो ये बताइए मैंने क्या किया, कहा कि ये जो टाइम है वो पूरा है, तो सी जो है 8 घंटे में पूरी टैंक को खाली कर रहा है। तो अब हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। टोटल वर्क हमारा कितना होगा भाई, इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो इनका एलसीएम कितना होगा हमारा, 24, 16 और 8 का कितना होगा, 48 होगा एलसीएम। ठीक, तो अब इनकी इफिशियंसी आ जाएगी कितनी भाई, टाइम टोटल वर्क में टाइम से भाग दिया तो इफिशियंसी कितनी है इनकी, 2 प्लस की 2 आएगी क्योंकि ये भर रहा है। इसकी कितनी आएगी, 16 के 48 प्लस 3 आएगा। और ये कितना, 8 छंके 48, तो 6 क्या कर रहा है, ये 6 की स्पीड से खाली कर रहा है, तो माइनस हमने माना है। ठीक, कह रहा है कि ए बी और मिलकर टैंक को 9 घंटे तक भरते हैं। तो ए बी द्वारा 9 घंटे में किया गया कार्य कितना होगा, 9 घंटे में कितना भरा होगा, किया गया कार्य वही होगा जो भरा होगा। कितना होगा भाई, क्योंकि हमें क्या चाहिए, टोटल अगर वर्क निकालना है हमें, इफिशियंसी इनटू टाइम चाहिए। क्या चाहिए, इफिशियंसी इनटू टाइम। इफिशियंसी हमको पता है कि 2 और 3 है इनकी, 5, दोनों की इफिशियंसी कितनी है, 5। और टाइम कितना है इनका, 9 घंटे। तो टोटल वर्क हमारा कितना आ गया, 45। अब ये कह रहा है कि सी अकेले उस हिस्से को खाली करने में कितना टाइम लगेगा। तो सी अलोन कितना टाइम लगेगा खाली करने में। अब टंकी इतनी भरी है, ठीक, तो खाली करने में टाइम कितना लगेगा, टाइम। तो एक बात बताइए कि टाइम हमें चाहिए तो क्या होगा, टोटल वर्क बटा एफिशिएंसी। वर्क तो हमें कितना का है, 45 ही तो खाली करना है। तो 45 और एफिशिएंसी कितनी है इसकी, 6। तो ये कितना हो जाएगा, 6 सत्ते 42, 6 पंचे 30, मतलब कितना, 7.5 घंटा लगेगा। कितना लगेगा, 7.5 घंटा। तो कौन सा सही है हमारा, ये सी वाला। तो क्या क्वेश्चन बहुत हार्ड था, बहुत हार्ड नहीं था, बहुत सिंपल था। ठीक है, जो हमारे साथ शुरू से जुड़े हैं उन्होंने तो इसे झटके में कर लिया होगा, और जो नए नए जुड़े हैं कोई बात नहीं, आप जुड़े रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। आप भी अपनी स्पीड देखेंगे कि 1 या 1.5 महीने में आप अपनी खुद की स्पीड देखेंगे कि कितनी हो गई है, आप बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही है।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करिए, अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए, और आपने अभी तक स्वयं सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर लो यार, ताकि हमारी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे और आप अपनी स्पीड इम्प्रूव करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नए क्वेश्चन और एक नए जोश के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।